नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। साथियों, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में एक टॉपिक मेंशन कर रखा है, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इसमें स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन जी राय, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तीन व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ना है। और आप देख लीजिए, प्रत्येक आपके पेपर में एक प्रश्न यहां से पूछा जाए, इस यूनिट से, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण से। कभी स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछा जाता, कभी राजा राममोहन जी राय और कभी स्वामी विवेकानंद जी। यहां से 1% डेफिनेटली आता। और इन तीनों को यदि पढ़ेंगे तो लगभग आधे आधे घंटे का लेक्चर है, यानी 1.5 घंटे में ये तीनों पढ़ सकते हैं, और वो भी समराइज फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं 1.5 घंटे में। और 1% आपका पक्का यहां से आएगा। क्यों नहीं अपन इस 1% को सुनिश्चित कर लें, कैसा भी प्रश्न आए अपना गलत नहीं होना चाहिए, फुल डिटेल के साथ और समराइज फॉर्मेट में। आज अपन इनको पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। और सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 व्यक्तित्वों के बारे में आपको पढ़ना है। राजा राममोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। स्वामी दयानंद जी सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी विवेकानंद जी। ये 3 आपके सिलेबस में दे रखे हैं। और यदि अपन तीनों को पढ़ेंगे तो मुश्किल से 1.5 घंटे का ये लेक्चर रहेगा। उसमें से आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजा राममोहन जी राय के बारे में। सबसे पहले आधे घंटे का लेक्चर है, लेकिन परिपूर्ण लेक्चर है, इससे बाहर कोई प्रश्न जाना ही नहीं है। और कैसे की नोट्स के रूप में पढ़ते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, वो भी आज आपको सीख जाएगा। आपको सीखने को मिलेगा कि नोट्स ऐसे बनाए जा सकते हैं और उससे जल्दी रिवीजन भी हो सकता है। देखिए, हुआ यूं था कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हो गया था और उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। लेकिन एक बेनिफिट यह भी हुआ कि अंग्रेजों के आने से, ईसाई मिशनरी के आने से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, और हमें पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता और जो वहां के विचारक है उनके विचार जानने को या सीखने को मिले। तो भारतीय व्यक्तियों ने अंग्रेजी शिक्षा ली, और अंग्रेजी शिक्षा लेने के बाद उनको लगा कि पाश्चात्य संस्कृति में तो जो उनके विचारक है उनका प्रभाव भारतीयों पर भी प्रभाव। स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, ठीक है, राजा राममोहन जी राय, इन पे भी प्रभाव पड़ा। इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को जाना, समझा, और तब इनको पता लगा भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय समाज है, तो बहुत सारी सामाजिक कुरीति, क्यों न उनको दूर किया जाए। इसलिए उन्होंने यहां से 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज और संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन और जो हमारी कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास। तो सामाजिक पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन जी राय, उनके बारे में सबसे पहले आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पढ़ने वाले अपन राजा राममोहन जी राय के बारे में, बिल्कुल कंसाइज फॉर्मेट में, और आपका तुरंत याद होने वाला लेक्चर है। एक बार पढ़ लिया तो ऐसा यहां से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, बस एक ही बार पढ़ना है, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे राजा राममोहन जी राय के बारे में। एक बार इनके प्रश्न आ जाते हैं उपनाम से रिलेटेड। किस आ जाते हैं? उपनाम से रिलेटेड। इनके उपनाम कौन कौन से? तो राजा राममोहन जी राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, इन्हें राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर कहा जाता है, इन्हें भविष्य और अतीत का सेतु कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, इन्हें प्रभात और भोर का तारा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीय पत्रकारिता का जनक या अग्रदूत राजा राममोहन जी राय को कहा जाता है। राजा राममोहन जी राय को सुभाष चंद्र बोस ने, किसने बताओ? सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? युगदूत की उपाधि दी थी। तो यहां से प्रश्न आ सकता है आपका कि क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, क्या जाएगा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, या भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब का आंसर क्या होगा? राजा राममोहन जी राय।
ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाते हैं। इनमें से कोई सा भी एक स्टेटमेंट आएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। राजा राममोहन जी राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? युगदूत की उपाधि थी। राजा राममोहन जी राय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म बंगाल प्रांत में हुआ था। बंगाल में भी कहा? हुगली में, और हुगली में भी कहा? राधानगर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राममोहन जी राय ब्राह्मण थे। इनका जन्म 22 मई 1972 को 22 मई 1972 को बंगाल प्रांत के हुगली के राधानगर गांव में हुआ था। कौन से गांव में? राधानगर गांव में हुआ था। और ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। राजा राममोहन जी राय का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता रमाकांत थे। थे। और बात करें रमाकांत जी की, किसकी बताओ? तो ये रूढ़िवादी परंपरा के ब्राह्मण थे। के पिता रमाकांत जी रूढ़िवादी परंपरा के ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम फूल टुकरानी था। इनकी शिक्षा कहां हुई? कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई। कौन सा गांव था? राधानगर। प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनके गांव में हुई, प्रारंभिक शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो किसमें हुई थी बताओ? फारसी में हुई थी। एक मौलवी के घर यहां पर हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी और राधानगर में हुई थी। कहां हुई थी? राधानगर में हुई थी। फिर ये पटना चले गए। कहां चले गए? पटना। पटना में इन्होंने अरबी और फारसी सीखी। क्या सीखी बताओ? अरबी और फारसी का अध्ययन किया। अरबी और फारसी में इनका आपको पढ़ाई शुरू हुई। ठीक है, वाराणसी में इन्होंने हिंदू दर्शन के अध्ययन किए। किसके बताओ? हिंदू दर्शन के अध्ययन किए। वाराणसी में इन्होंने हिंदू दर्शन के अध्ययन किए। बाद में पिता की देहांत हो गया था। पिता का देहांत होने के बाद 1803 में के पिता का देहांत हो गया था, रमाकांत जी का। उसके बाद ये मुर्शिदाबाद चले गई। क्या बताओ? मुर्शिदाबाद। और वहां से आगे की पढ़ाई जारी रखी। तो इनकी पढ़ाई कहां कहां हुई? प्रारंभिक शिक्षा राधानगर में, फिर ये पटना चले गए। उसके बाद वाराणसी में हिंदू दर्शन, वाराणसी चले गए, वहां हिंदू दर्शन की पढ़ाई की। और उसके बाद पिता के देहांत के बाद ये आगे उच्च शिक्षा के लिए मुर्शिदाबाद चले गए। तो ये इनकी शिक्षा की कहां इनकी शिक्षा हुई। देखिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या करते हैं? नौकरी। तो इन्होंने 1803 में मुर्शिदाबाद जाने के बाद, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की में नौकरी ज्वाइन कर ली। क्यों? 1803 में इनके पिता का भी देहांत हो गया था। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी शुरू। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में बाबू बन गए थे। लिपिक का काम किया था। काम बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी के रंगपुर स्थित कलेक्ट्रेट में लिपिक की नौकरी की थी। क्यों बताओ? लिपिक की नौकरी की थी। और ये एक राजस्व अधिकारी थे। ठीक है, जॉर्ज डिग्वी, उनके अधीन या उनके नियंत्रण में कार्य करते थे। ठीक है, तो 1803 में इन्होंने नौकरी की। ठीक है, और जॉन डिग्वी जो राजस्व अधिकारी थे उनके नीचे लिपिक के रूप में ही काम करते थे। कौन थे बताओ? जॉन डिग्वी। ठीक है, उनका बहुत सहयोग है, आगे जाके देखेंगे। लेकिन इन्होंने, जॉन डिग्वी 1814 में ब्रिटेन चले गए थे। ठीक है, जैसे ही वो चले गए, इन्होंने भी नौकरी से क्या त्याग पत्र दे दिया। तो 1803 में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, एलडीसी की, लिपिक की। और 1814 में इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। कहा जाता कि थोड़े उसमें ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे नौकरी से। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न आपको समाज में जागरूकता का कार्य किया जाए। ठीक है, सामाजिक कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाई जाए। जब ये नौकरी कर थे 1803 से लेके 1814 तक, तो ये जॉन डिग्वी के अंग्रेज समाचार पत्र आते थे ब्रिटेन से, ये भी पढ़ते थे। और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा सीखना शुरू किया था। किसने? राजा राममोहन जी राय ने। अंग्रेजी शिक्षा सीखते सीखते इन्होंने लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान हो गया इनको। इन्होंने बताओ, इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। राजा राममोहन जी राय, हम तो एक से दूसरी भाषा सीखने में बड़ी दिक्कत होती है, इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। ये संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, लैटिन इत्यादि सहित 12 भाषाओं का ज्ञाता थे। कौन? राजा राममोहन जी राय। इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अग्रदूत कहा जाता है। अब इनका निधन, देखिए, हुआ यूं था कि ये 1831 की बात है। 1831 में इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इनको राजा की, पहले ये राममोहन राय जी थे, फिर इनको राजा राममोहन जी राय क्यों कहने लगे? अकबर सेकंड। ठीक है, अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी 1831। और राजा की उपाधि देके इनको ब्रिटेन भेजा था। कहां भेजा था? ब्रिटेन। क्यों भेजा था? अकबर सेकंड की पेंशन का मुद्दा था कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए, अकबर सेकंड की पेंशन बढ़ाई जाए। इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर कहा? ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन के, ठीक है, कब? 1831 में। तो ये ब्रिटेन में गए थे। और ब्रिटेन के उसमें सम्राट कौन थे? तात्कालिक ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तात्कालिक ब्रिटिश सम्राट कौन थे? विलियम चतुर्थ, उनके पास गए थे। हो सकते हैं कि ये किससे, अकबर सेकंड की जो पेंशन का मामला था उसको लेके ब्रिटेन गए। और ब्रिटेन में किससे जाके मिले?
ब्रिटिश सम्राट थे उसमें विलियम चतुर्थ, उनके पास गए थे। कब? 1831 में गए थे। और अकबर सेकंड ने इनको क्या दी थी बताओ? राजा की उपाधि। ठीक है, तो राजा की उपाधि किसने बताओ? राजा की उपाधि राजा राममोहन राय। तो राममोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने दी थी। नहीं, अकबर। और उनकी पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर ब्रिटेन भेजा। 1831 में गए, वहीं रुके हुए थे पेंशन का मामले को लेकर। 1833 में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में इनका देहांत हो गया। ठीक है, कब? 1833 में। 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के कौन से ब्रिस्टल शहर में, इंग्लैंड के कौन से ब्रिस्टल शहर में डॉक्टर कारपेंटर के घर, कारपेंटर डॉक्टर का नाम है, वहां इनका क्या हो गया? मस्तिष्क ज्वर से इनका निधन हो गया। तो इनका निधन कहां हुआ? सर ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्यों गए थे? अकबर सेकंड की पेंशन बढ़ाने। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए क्यों गए थे। ठीक है, तो अकबर सेकंड की पेंशन बढ़ाने ब्रिटेन गए, तो ब्रिटेन में इनका निधन हो गया। ठीक है, कब? 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर कारपेंटर के घर हुआ था। ठीक है, और मस्तिष्क ज्वर से इनका निधन हो गया। और जब इनका समाधि स्थल पूछ ले, इनका समाधि स्थल कहां है? तो ब्रिस्टल शहर में। इनका समाधि स्थल कहां है? ब्रिस्टल शहर। तो आपसे राजा राममोहन जी राय का समाधि स्थल कहां है? ब्रिस्टल शहर। ब्रिस्टल में इनका समाधि स्थल। और इनके समाधि स्थल पर हरिकेली नाटक लिखा हुआ। कौन सा? हरिकेली, विग्रहराज चतुर्थ स्वान शासक अजमेर का। ठीक है, हरिकेली नाटक। ठीक है, तो इनके समाधि स्थल पे कौन सा नाटक लिखा है? हरिकेली नाटक लिखा हुआ। कौन सा नाटक रचित है? हरिकेली नाटक रचित है के समाधि स्थल। क्लियर? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनका देहांत कहां हुआ? इनका समाधि स्थल ब्रिस्टल में, ब्रिटेन में। क्यों गए थे? ये बात आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने समाज के लिए क्या किया? सामाजिक सुधार क्या किए, धार्मिक सुधार क्या किए, हर किसी, जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पढ़ेंगे, राजा राममोहन जी राय पढ़ ही रहे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी पढ़ेंगे, तो सबके बारे में ऐसे ही पढ़ेंगे कि उन्होंने सामाजिक सुधार क्या किए, धार्मिक सुधार क्या किए, राजनीतिक सुधार क्या किए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए। इस प्रकार से अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राजा राममोहन जी राय ने सामाजिक सुधार क्या किया। बस बताओ, सामाजिक सुधार क्या क्या किए। इनके सामाजिक सुधारों के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने सामाजिक सुधार क्या क्या किए। चलिए देखते हैं इन्होंने किस किस का विरोध किया था। इन्होंने छुआछूत, किसका? छुआछूत, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा, इनका क्या किया? इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ सकते किसका समर्थन किया, किसका विरोध किया। छुआछूत, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा का क्या किया? विरोध किया। किसका समर्थन किया? इन्होंने महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा दी जाए, स्त्री शिक्षा पर विशेषकर जोर दिया। इन्होंने अंतरजातीय विवाह, महिलाओं को कहा कि आप अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। ठीक है, और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, इसका पुरजोर समर्थन किया। किसे बताओ? राजा राममोहन जी राय ने। देखिए, ये सती प्रथा का इन्होंने विरोध क्यों किया? इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा भारत में बैन हुई थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बैन की थी। क्यों? क्योंकि 1811 में इनके बड़े भाई थे जगमोहन, उनका निधन हो गया था। इनके बड़े भाई कौन बताओ? जगमोहन, उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो इनकी जो भाभी थी अलका मंजरी, उनको जबरदस्ती इनके भाई के साथ सती किया गया इनके आंखों के सामने। तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगी और तब से इन्होंने ठान लिया कि सती प्रथा को एक सामाजिक कुरीति है, इसको बंद किया जाना चाहिए। और लगातार ये प्रयास करते रहे। उसके इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बैन कर दिया। 1829 में बंगाल में बैन हुई, सबसे पहले बंगाल में बैन हुई, फिर 1830 से पूरे भारत में बैन हो गई थी। तो 1811 में सती प्रथा का क्यों विरोध करते थे इसका समझ लो। 1811 में इनके बड़े भाई कौन थे? जगमोहन। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनकी जो भाभी थी अलका मंजरी, इसको जबरदस्ती इनके भाई के साथ सती कर दिया। अलका मंजरी की इच्छा नहीं थी, लेकिन सती प्रथा ऐसी राजा महाराजों के समय ऐसा होता था कि बड़ी शान का प्रतीक मानते थे। यदि कोई सती होगी इसका मतलब वो अपने पति से प्रेम करती है। सती प्रेम का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, और उसकी इच्छा नहीं होती थी स्त्री की, फिर भी उसको अपने पति के साथ सती होना पड़ता था। सामाजिक दबाव मान लो। ठीक है, तो ये सामाजिक कुरीति थी। इनकी भाभी को, अलका मंजरी को जबरदस्ती इनके भाई के साथ सती कर दिया। तब से इनके मन में ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं सती प्रथा को भारत में बैन करवाऊंगा। तब राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, किसने बताओ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से, आप किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयास। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 4 दिसंबर 1829 को नियम 16 के तहत, कौन सा नियम 16? एक बार नियम पूछा गया, नियम 16 के तहत बंगाल प्रांत में सती प्रथा बैन हो गई। 4 दिसंबर 1829 को नियम 16 के तहत बंगाल प्रांत में सती प्रथा क्या हो गई? बैन। जबकि 1830 में
नियम 17 के तहत पूरे भारत में सती प्रथा क्या हो गई, बैन। तो नियम 16 के तहत दिसंबर 1829 में बंगाल में सती प्रथा बैन हुई। तो नियम 17 के तहत 1823 में पूरे भारत में सती प्रथा क्या हो गई, बैन हो गई। प्रयास राजा राममोहन राय जी के प्रयास और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उस समय जो तात्कालिक वायसराय थे उन्होंने ये कार्य किया। गवर्नर जनरल थे इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत के आगे जाके लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के भी गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो 1829 में, ठीक है, क्योंकि 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है, तो 1829 की बात है, उस समय ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्होंने सती प्रथा को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो ये कौन सा सुधार हो गए, सामाजिक सुधार। अब बात कर लेते हैं किसकी, धार्मिक सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया। धार्मिक सुधार के लिए क्या क्या कार्य किया, बात करें धार्मिक सुधार की, तो बताओ इन्होंने किसका विरोध किया, कर्मकांड, पुरोहितवाद, आडंबर, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा। ठीक है, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा, किसका विरोध किया, ये मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। ये एक ईश्वर है, उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है। ठीक है, बहुदेववाद, बहुत सारे देवी देवता है, उसका इन्होंने विरोध किया। जो पाखंड होते हैं या कह सकते हैं पंडितवाद होते हैं, पुरोहितवाद होते हैं, ठीक है, इनका भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया। ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने इन सब बातों का क्या क्या विरोध किया। किसका समर्थन किया, इन्होंने कहा ईश्वर एक ही है, एकेश्वरवाद, ईश्वर क्या है, एक ही है, आत्मा ही अमर रहती है, आत्मा ही अमर, तो आत्मा की अमरता और एकेश्वरवाद का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। यदि बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से देखना, 1803 में इन्होंने तूफात उल मुहाविदीन नामक एक पत्रिका निकाली थी फारसी भाषा में। कौन सी, तूफात उल मुहाविदीन, एक पत्रिका निकाली थी, कौन सी, फारसी भाषा में। यानी इसे बोलते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों का उपहार। ध्यान रखना, तूफात उल मुहाविदीन ये पत्रिका किस समय फारसी में निकाली थी, कब, 1803 में। यानी इनका ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही, एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, नाम से ये पुस्तक निकाली थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तूफात उल मुहाविदीन पत्रिका इसे राजा राममोहन जी राय ने निकाली थी, कौन सी भाषा में निकाली, कब निकाली, ठीक है, इसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए, तो पूछा जाता है इसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। देखिए कई जगह लिखा 1814 और कई जगह 1815। देखिए इनकी ओरिजिनल जीवनी में लिखा 1815, ओरिजिनल जीवनी में लिखा 1815, कई जगह 1814 भी मिलता है, बुकों में भी अलग अलग है, लेकिन इनकी ओरिजिनल जीवनी है उसमें मैंने देखा है कि इनके 1815 लिखा है, लेकिन अधिकांश बुक में 1814। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ये आत्मीय सभा क्या काम करती थी, ये आत्मीय सभा क्या, बंगाली समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। आत्मीय सभा के माध्यम से बंगाली समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, ठीक है, बंगाल जो बंगाली समाज, बंगाली समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जाति प्रताप, पर्दा प्रताप, उन सब का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इसके माध्यम से, आत्मीय सभा के माध्यम से, ठीक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब की बताओ, 1814। यदि 1814 ऑप्शन नहीं आए तो 15, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और एक साथ आ जाए ठीक है तो 15 करना है, क्योंकि इनके ओरिजिनल जीवनी में 1815 लिखी हुई। आत्मीय सभा की क्या की बताओ, स्थापना की। अभी मैं 15 लिखा दे तो बहुत सारे लोग कहते हैं 14 भी लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों आपको समझा रहा हूं कि बुकों में अधिकांश 1814 लिखा है, लेकिन इनकी जीवनी में 1815 लिखा हुआ है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, ठीक है, कहां, बंगाल में की, तो ये रहने वाले कहां के बताओ, बंगाल के, ठीक है, तो बंगाल में की थी। कहां की थी बताओ, बंगाल में की थी। फिर इन्होंने 1821 में कलकत्ता में एकतावादी समिति की स्थापना की, यानी यूनिटेरियन कमेटी, एकतावादी समिति। तो कलकत्ता में एकतावादी समिति की स्थापना कब की, 1821 में। 1823 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, बस बताओ, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस पुस्तक प्रकाशित की थी। इसके प्रयासों से यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। जॉन डिग्वी जो उस समय राजस्व अधिकारी होते थे, बाद में इंग्लैंड चले गए, लेकिन लगातार इनके संपर्क में थे, और लिखी किसने थी, राजा राममोहन राय ने। लेकिन देखिए पत्रिका उसमें प्रकाशित होता ना, इतना आसान काम नहीं था, तो जॉन डिग्वी के प्रयासों से यह प्रकाशित हुई थी। तो बताओ ये पुस्तक किसकी है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ये पुस्तक राजा राममोहन जी राय की है। कब लिखी थी, 1823 में, लेकिन किसके प्रयासों से प्रकाशित हुई, जॉन डिग्वी के प्रयासों से प्रकाशित हुई थी। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया पहले। यानी मैं ये कह रहा हूं कम समय में मैंने पूरा अपने हाथ से लिखा, ये मैटर दिखा दूंगा, ठीक है।
और मैंने आपके लिए कंसाइज मैटर तैयार किया है। क्या बताओ, एकदम कंसाइज मैटर आपको तैयार किया है, जिससे कि आपका कम समय में क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। कम समय में क्या हो जाए, रिवीजन। एकदम कंसाइज मैटर, ऐसा मैटर जो आपको कम समय में रिवाइज हो जाए, कम समय में क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। क्लियर? चलिए फिर यदि बात करें, इन्होंने मंजारतुल अध्ययन, कौन सा बताओ, मंजारतुल अध्ययन नामक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। कौन सी? मंजारतुल अध्ययन नामक पुस्तक भी प्रकाशित की। इन्होंने 1822 में हिंदू उत्तराधिकार नियम, इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार नियम, यह पुस्तक प्रकाशित की थी। तब बताओ 1822 में। इन्होंने स्त्रियों के प्राचीन अधिकार, स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी एक संक्षिप्त टिप्पणी नामक पुस्तक भी 1823। स्त्रियों के जो प्राचीन अधिकार है उनका वर्तमान समय में अतिक्रमण किया जा रहा है, उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी नामक पुस्तक भी कब बताओ, 1823 में लिखी थी। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, ये प्रश्न भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। यानी इस पेज से धार्मिक सुधार से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, ये देखो, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तुफातुल मुहाउद्दीन, इक्केसरवादियों का अखबार, फारसी भाषा में 1803 में। आत्मीय सभा पूछी गई। आत्मीय सभा से रिलेटेड ये सारी चीजें, आत्मीय सभा क्या थी, बंगाली समाज में जो सामाजिक कुरीतियां उनको दूर करने के लिए। तो देखिए, पहला भारतीय, यदि आपसे कोई पूछ ले भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, पहला भारत का आपसे कोई पूछ ले तो कौन सा था, बंगाल गजट। कौन सा? बंगाल गजट। ठीक है, 1780 में प्रकाशित हुआ था ऑगस्टिस हिक्की के द्वारा। ऑगस्टिस हिक्की, हाँ अंग्रेजी भाषा का था, हिंदी भाषा का नहीं, अंग्रेजी, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र था वो। ठीक है, बंगाल गजट 1780 में ऑगस्टिस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, यानी वो बंगाल के क्षेत्र में प्रचलित था। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आत्मीय सभा से रिलेटेड था, क्योंकि उसने भी आपको तक किसका विरोध किया, भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी उसका विरोध किया। अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा जो भारतीयों का शोषण किया जाता था उसका विरोध किया। तो कहीं ना कहीं जो राजा राममोहन जी राय जो काम कर रहे थे, उनकी आत्मीय सभा जो काम कर रही थी, वही बंगाल गजट ने काम किया था, जागरूकता का काम किया था। तो आत्मीय सभा से कहीं ना कहीं बंगाल गजट भी कनेक्टेड है। कैसा? बंगाल गजट भी। चलिए, तो याद रखना यहां से आत्मीय सभा, इक्केसरवादियों का अखबार, तूफातुल मुहाविदीन। ठीक है, कलकत्ता में एकतावादी समिति। ठीक है, ये 1803, 1814, 1821। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस पुस्तक 1823। इनका पुस्तक एक और है मंजारतुल अध्ययन, हिंदू उत्तराधिकार नियम और स्त्रियों के प्राचीन अधिकार का वर्तमान में अतिक्रमण हो रहा है। ये संक्षिप्त टिप्पणी भी राजा राममोहन राय जी की। राजा राममोहन जी राय ने कहा कि स्त्रियों को पर्याप्त क्या मिलना चाहिए, ठीक है, उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उनका अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी स्त्री शिक्षा को लेकर एक सकारात्मक पहल राजा राममोहन जी राय ने शुरू की थी। अब देखते हैं शैक्षणिक सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए इन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए, शैक्षणिक सुधार। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार। ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, ये अंग्रेजी, देखिए वैदिक शिक्षा के तो थे ही, उन्होंने कहा कि भारत उपनिषद और वेद, इन वेदों का क्या क्या बताओ, बंगाली भाषा में क्या क्या। ठीक है, बार बार इन्होंने बंगाली भाषा में इनको परिवर्तित किया था। ठीक है, यानी इन्होंने जो वेद थे, हमारे उपनिषद थे, उनको बंगाली दर्शन में, यानी बंगाली भाषा में उनका क्या क्या, बंगाली भाषा में इन्होंने बंगाली भाषा की व्याकरण भी लिखी, बहुत सारे काम किए। ठीक है, यानी ये वैदिक शिक्षा से भी इनको समर्थन करते थे, लेकिन वैदिक शिक्षा के साथ कहा कि अंग्रेजी शिक्षा भी आनी चाहिए, तभी हम पाश्चात्य जो विचारक है उनके विचारों को जान पाएंगे, इस पाश्चात्य संस्कृति को समझ पाएंगे। तो ये पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे। 1817 में इन्होंने, ये अंग्रेजी के समर्थक थे, तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजी स्कूल खोला। क्या खोला बताओ? 1817 में कलकत्ता में क्या खोला बताओ? अंग्रेजी स्कूल खोला, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से, इसके डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्यों बताओ? हिंदू कॉलेज कहां बताओ? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज किसने बताओ? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन जी राय ने की थी, लेकिन किसके प्रयासों से? डेविड हेयर के प्रयासों से। ठीक है, और बाद में यही हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी ये सारे बंगाल में खोले गए। क्या बताओ? बंगाल में। तो बताओ, अंग्रेजी स्कूल 1817 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में। तो बताओ 1825 में इन्होंने वैदिक ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित किया। मैंने कहा
ये जो वैदिक शिक्षा थी उसका भी पुरजोर रूप से समर्थन करते थे। तो इन्होंने जो वैदिक ग्रंथ और उपनिषद थे उनका क्या अनुवाद किया, किसमें, बंगाली भाषा में। वेदांत सूत्र और वेदांत सार, कौन सा, वेदांत सूत्र और वेदांत सार, इनका बंगाली भाषा में अनुवाद किया, बंगला अनुवाद किया इन्होंने। यानी ये जो हमारे वैदिक दर्शन थे उनका बंगाली भाषा में अनुवाद का काम भी राजा राममोहन जी राय ने किया। इन्होंने वेदांत सूत्र और वेदांत सार का बंगाली भाषा में क्या किया, अनुवाद किया। और इन्होंने बंगला गद्य का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन जी राय को जो बांग्ला गद्य है, बांग्ला गद्य का मतलब है बंगाली भाषा में गद्य लिखा गया है, बंगाली भाषा में जो गद्य लिखा गया है उसका जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बांग्ला, यानी कैसे, बंगाल में कौन सी भाषा, बंगला भाषा बोली जाती है। बंगला भाषा का व्याकरण किस नाम से लिखा, गोड़िये व्याकरण के नाम से लिखा। उन्होंने पूरी जो बांग्ला भाषा थी उसका व्याकरण तैयार किया, किस नाम से, गोड़िये व्याकरण के नाम से। ठीक है, बाद में ये 1833 में प्रकाशित हुआ था। जब 1833 में इनका निधन हो गया, तो उसके बाद ये प्रकाशित हुआ था। इस गोड़िये व्याकरण में 11 अध्याय और 68 विषय थे। तो बताओ, इन्होंने प्रश्न आ सकता है, इन्होंने बंगाली भाषा का व्याकरण या बांग्ला भाषा का जो व्याकरण है वो किस नाम से तैयार किया, गोड़िये व्याकरण के नाम से तैयार किया। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ, 1833 में। इसमें 11 अध्याय और 68 विषय थे। इन्हें बांग्ला गद्य का जनक भी कहा जाता है, बांग्ला गद्य का जनक भी कहा जाता है। तो ये किससे रिलेटेड, शैक्षणिक सुधार हो गए, अंग्रेजी स्कूल, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ठीक है, वैदिक ग्रंथों का अनुवाद, बांग्ला गद्य का जनक, ठीक है, और गोड़िये व्याकरण, ये सब काम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए। अब आ जाते हैं किसके क्षेत्र में, बताओ, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका क्या योगदान, किसको बताओ, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका क्या योगदान, किसके क्षेत्र में, इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो, तूफात उल मुहाविदीन, ये पत्रिका इन्होंने 1803 में फारसी भाषा में लिखी। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, तूफात उल मुहाविदीन, ठीक है, यानी एकेसरवादियों का उपहार, ये पत्रिका 1803 में फारसी भाषा में इन्होंने लिखी थी। संवाद कौमुदी, कौन सा बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट है संवाद कौमुदी, कौन सा बताओ, संवाद कौमुदी। ठीक है, 1821 में बंगाली भाषा में इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये संवाद कौमुदी क्या है, राजा राममोहन राय के द्वारा लिखा गया, बंगाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, बंगाली। कैसा है, साप्ताहिक वीकली समाचार पत्र है। कब, 1821 में लिखा, और ये किसी भी व्यक्ति द्वारा संपादित भारत का पहला समाचार। ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा, यानी किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा, किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा संपादित भारत का पहला समाचार पत्र था, यानी जिसके संपादक भारतीय व्यक्ति था। किसी भी व्यक्ति द्वारा संपादित, किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा संपादित पहला भारतीय समाचार पत्र, यानी इसके एडिटर भारतीय थे, संपादक कौन थे, भारतीय थे। इसलिए इन्हें भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इन्हें भारत में पत्रकारिता का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक, भारतीय पत्रकारिता का जनक या अग्रदूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी भारतीय द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। ठीक है, जो 1821 में बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार, और ये राजा राममोहन जी राय के द्वारा। उसके बाद इन्होंने मिरातुल समाचार पत्र, कौन सा बताओ, मिरात उल समाचार पत्र, मिरातुल बोल दो या मिरात उल बोल दो, मिरातुल समाचार पत्र, यह 1822 में, ये बंगाली भाषा में था संवाद कौमुदी, लेकिन मिरातुल ये फारसी भाषा में। इस भाषा में बताओ, फारसी भाषा। इन्हें बाद में ब्रह्म निकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की थी। कौन सी बताओ, ब्रह्म निकल मैगजीन, ब्रह्म निकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की थी। तूफात उल मुहाविदीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल समाचार पत्र। ठीक है, कौन सा, मिरातुल समाचार पत्र। और कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बंगाल गजट से भी था। फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था। ठीक है, चंद्रिका इनका नहीं, चंद्रिका तो विरोध करते थे इसका। ठीक है, चंद्रिका समाचार पत्र में तो राजा राममोहन जी राय के बारे में विरोध करते थे, क्योंकि वो जो है, जो चंद्रिका समाचार पत्र है, वो रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा संचालित किया जाता था। उसमें राजा राममोहन राय का विरोध होता था। चंद्रिका का इनसे कोई संबंध नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से प्रश्न पिछली बार आपके पूछा गया था। ठीक है, कि कौन कौन से समाचार पत्र, और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इनका राजनीतिक योगदान क्या रहा, इनका राजनीतिक योगदान क्या रहा, बात करें इनके राजनीतिक योगदान की। देखिए, ये केवल भारतीय घटनाओं से प्रभावित नहीं होते थे, ये विदेशी घटनाओं से भी प्रभावित होते थे। भारतीयों के साथ साथ ये विदेशी घटनाओं से भी क्या होते थे, बताओ, प्रभावित होते थे। तो राजा राममोहन राय देश की घटनाओं के साथ साथ विदेशी घटनाओं से भी क्या होते थे, प्रभावित होते थे। भारत के साथ साथ देश विदेश की घटनाएं भी, विदेश की घटनाएं भी इनको प्रभावित करती थी, यानी ये सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे। ठीक है, 1821 में जब नेपल्स क्रांति विफल हो गई थी, नेपल्स क्रांति क्या हो गई थी, विफल, तो ये बहुत दुखी हुए थे, नेपल्स क्रांति की विफलता से बहुत दुखी हुए थे। 1823 में स्पेनिश क्रांति की सफलता से बहुत खुश हुए।
स्पेनिश क्रांति सफल हुई उससे बहुत, यानी विदेशी घटनाओं से भी ये प्रभावित हो रहे। और जब स्पेनिश क्रांति सफल हुई इन्होंने अपने घर पे भोज दिया था, खाने का ठीक आयोजन भी, बड़े खाने का आयोजन भी करा था। अब ब्रह्म समाज या ब्रह्मा समाज, ठीक है, पहले ये ब्रह्म समाज फिर ये ब्रह्मा समाज कहलाया, ठीक है, ब्रह्म समाज या ब्रह्मा समाज। अब यदि आपसे कोई पूछ ले ब्रह्म सभा पहले कहलाए फिर इसको ब्रह्मा समाज भी कहते हैं, ब्रह्म सभा या ब्रह्मा समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की इन्होंने? 20 अगस्त 1828 को इन्हें ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित की थी। ब्रह्म सभा के पहले इसका नाम था ब्रह्म सभा। 20 अगस्त 1828 को, ठीक है, कलकत्ता में, कहा बताओ, कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना की, ठीक है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828 को। कहा बताओ? कलकत्ता में। किसने बताओ? राजा राममोहन राय ने। ये पूछ सकते हैं ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की, ठीक है। ब्रह्म सभा के पहले सचिव कौन थे? संस्थापक तो कौन थे? राजा राममोहन राय, लेकिन इसके पहले सचिव कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती थे। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ब्रह्म सभा के पहले सचिव कौन थे? ठीक है, ताराचंद चक्रवर्ती थे। और इनके अन्य सहयोगी कौन थे? चंद्रशेखर देव थे। कौन बताओ? चंद्रशेखर देव थे। ब्रह्म सभा को अद्वैतवादी हिंदुओं की सभा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, अद्वैतवादी हिंदुओं की सभा किसको कहा जाता है? ब्रह्म सभा को कहा जाता है। बाद में राजा राममोहन राय की मृत्यु होगी, फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का आगे संचालन किया, ठीक है। और फिर केशवचंद सेन आगे रू आगे, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना अभी, हमें केवल राजा राममोहन जी राय लिखा है तो वहां तक ही पढ़ना है, ठीक है। यानी उसके बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशवचंद सेन, वो अपने को नहीं पढ़ना है। वैसे यदि स्पेशल नहीं लिखा होता, केवल इतना ही लिखा होता 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, तो पूरा पढ़ते, लेकिन स्पेशल मेंशन कर दिया राजा राममोहन जी राय, तो इनके बारे में ही पढ़ना है। तो ये ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापित की। बाद में इसको देवेंद्रनाथ ठाकुर आगे लेके, फिर केशवचंद सेन आगे लेके गए थे। फिर वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया, ठीक है। इस प्रकार से फिर आदि ब्रह्मा समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग नाम हुए, लेकिन वहां तक अपने को नहीं, हमें राजा राममोहन जी राय के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो ये है राजा राममोहन जी राय के बारे में। यानी मैं ये कहूं इससे बाहर कोई फैक्ट नहीं है। और मुझे देखिए, मैं कब हमेशा आपको कहता हूं, हमेशा मैंने आपको समर्थन भी किया है, कंसाइज फॉर्मेट में